नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं कृषि वित्त, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, कृषि वित्त संबंधी आवश्यकता, नीड ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, कृषि साख के साधन, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट और मुख्य भूमि सुधार, मेन लैंड रिफॉर्म्स। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। कृषि वित्त, agricultural finance. We know that India's population is increasing day by day, and for that हमें क्या चाहिए? ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। जो कृषि उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते, जितना लैंड है वो तो उतना ही रहेगा। हाँ, कुछ एक जो बेकार भूमि है उसको प्रयोग में लाया जा सकता है और लाया भी गया है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन को लार्जर स्केल पे बढ़ाने के लिए इंडियन फार्मर्स नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। बट इट इज वेल नोन दैट इंडियन फार्मर्स आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कृषि संबंधी हर कार्य करने के लिए किसानों को उचित समय पर तथा उचित ब्याज पर ऋण मिले। और ये जो कृषि संबंधी ऋण है या कृषि संबंधी साख है, इसकी आवश्यकता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अल्पकालीन साख, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सेकंड मध्यकालीन साख, मीडियम टर्म क्रेडिट, और तीसरा दीर्घकालीन साख, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। फर्स्ट वन इज अल्पकालीन साख, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये ऋण किसान अपनी वर्तमान आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद आदि को खरीदने के लिए लेते हैं। इनकी अवधि 12 महीने तक होती है और ये ऋण फसल बिकने पर वापस कर दिए जाते हैं। सेकंड वन इज मध्यकालीन साख, मीडियम टर्म क्रेडिट। इस प्रकार की साख की आवश्यकता पशु व खेती के यंत्र खरीदने, मेड़ लगवाने, कुआं खुदवाने आदि कार्यों के लिए होती है। इसकी अवधि 12 महीने से 5 साल तक होती है। एंड लास्ट वन इज दीर्घकालीन साख, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इस प्रकार की साख की आवश्यकता पुराने कर्जे चुकाने, जमीनें खरीदने, मुकदमेबाजी, ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए पड़ती है। इसकी अवधि 15 से 20 साल तक होती है। अब इसके पश्चात हम करेंगे कृषि साख के साधन, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई स्थानों से ऋण लेता है। पुराने समय में आपने देखा होना कि साहूकार, महाजन, व्यापारी आदियों से वह ऋण लेता था और उनके जाल में ही वो फंसा रहता था। तो वो किस प्रकार के ऋण देते थे? अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण, 1 साल के लिए, 4-5 साल के लिए। और वैसे में हमने देखा कि किसानों का काफ़ी ज़्यादा शोषण होता था। इनको हम गैर संस्थागत स्रोत भी कहते हैं। बट नाउ यू सी, जो फार्मर्स हैं, इवन योर पेरेंट्स जो खेती करते हैं, यदि उनको ऋण की आवश्यकता होती है तो कृषि सहकारी साख समितियों से ऋण ले लेते हैं, ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लेते हैं या अन्य बैंक से ऋण लेते हैं। तो ये जो स्रोत कहलाए, ये है संस्थागत स्रोत। दीज प्रोवाइड फार्मर्स ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। और ये जो कृषि साख का संस्थागत स्रोत है, ये गैर संस्थागत स्रोत का स्थान लेता जा रहा है। अब हम इसी संस्थागत स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां से किसानों को ऋण मिलता है और वो अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपके कई सारे जीके के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम करते हैं कृषि साख के संस्थागत स्रोत, और इसके अंतर्गत पहले हम करेंगे सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ग्रामीण साख की लगभग 30% आवश्यकता सहकारी साख द्वारा पूरी की जाती है। 2014-15 में सहकारी संगठन ने 1,38,469 करोड़ रुपए की साख प्रदान की थी। सहकारी संगठन को ऋण की अवधि के अनुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कृषि सहकारी साख समितियाँ, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़।
प्राथमिक कृषि साख समितियां कृषि को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं। 1950-51 में इन समितियों के अंतर्गत केवल 9% ग्रामीण जनसंख्या थी। अब लगभग 90% ग्रामीण जनसंख्या है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या लगभग 95,000 है। इन समितियों को जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से सहायता प्राप्त होती है। और दूसरा है भूमि विकास बैंक या सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। भूमि विकास बैंक कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक किसान की भूमि को बंधक रख करके उसे 15 से 20 वर्ष तक के लिए ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि के लिए ऋण देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक तथा दूसरे केंद्रीय भूमि विकास बैंक। 1950-51 में देश में 5 केंद्रीय भूमि विकास बैंक तथा 286 प्राथमिक भूमि विकास बैंक थे। इस समय 19 केंद्रीय भूमि विकास बैंक तथा 745 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं। इसके पश्चात जो अगला संस्थागत स्रोत है वो है व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स। सन 1969 से पहले व्यापारिक बैंक कृषि साख का केवल 0.9% भाग प्रदान करते थे, परंतु 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1980 में 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों का कृषि साख में अनुपात लगभग 13% हो गया है। सन 2016-17 में इन बैंकों द्वारा 7,33,201 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे। ये बैंक मुख्य रूप से अल्पकालीन ऋण देते हैं। तो यहाँ पर भी आपके कई सारे जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 का, और 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का। इसके पश्चात जो अगला संस्थागत स्रोत है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण साख प्रदान करने के लिए एक नई एजेंसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई। इन बैंकों का विशेष कार्य मुख्य रूप से लघु तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा लघु उद्यमियों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस समय इन बैंकों की संख्या 56 है तथा इन बैंकों की 14,524 शाखाएं हैं। सन 2016-17 में इन बैंकों द्वारा 1,03,974 करोड़ के ऋण दिए गए थे। स्टेट बैंक तथा कृषि साख, स्टेट बैंक एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एकीकृत ग्रामीण साख योजना के अंतर्गत सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह बैंक भी कई प्रकार से किसानों की सहायता करता है। किसानों में बैंकिंग की आदत को बढ़ावा देने के लिए इसने छोटे शहरों तथा मंडियों में अपनी शाखाएं खोली हैं। किसानों को अधिक साख उपलब्ध कराने हेतु इसने विलेज एडॉप्शन स्कीम भी लागू की है। सहकारी समितियों को यह कम ब्याज पर ऋण देता है। और जो अगला संस्थागत स्रोत है वो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड। हमने पहले भी पढ़ा कि इसकी जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवारामन कमेटी की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को की गई। इस बैंक को कृषि साख के सर्वोच्च बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। यह बैंक देश के कृषि विकास और ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बैंक का मुख्य कार्य राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि, लघु तथा कुटीर उद्योगों, हस्तकला तथा ग्रामीण विकास आदि के लिए दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त करना है। तो ये थे कृषि साख के साधन। इन साधनों से किसानों को आसानी से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है और वो इन ऋणों का प्रयोग करके कृषि से संबंधित उत्पादन को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
लेकिन साथ ही साथ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए और भी कई तरह के सुधार किए गए हैं और उनमें सबसे मुख्य सुधार है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार है क्या? तो इसकी व्याख्या डॉक्टर बीबी सिंधु ने बहुत ही अच्छे से की है कि विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूमि पट्टा प्रणाली तथा खेती के ढांचे में सोच समझकर किए गए परिवर्तनों को भूमि सुधार कहते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन लैंड रिफॉर्म्स? मुख्य भूमि सुधार क्या हैं, इनका वर्णन करो। तो जो मुख्य भूमि सुधार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए गए वो इस प्रकार हैं। पहला है जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी एवोल्यूशन। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का स्वामी एक जमींदार होता है, वह किसानों को लगान पर भूमि काश्त करने के लिए देता है। उन किसानों को भूमि से कभी भी बेदखल किया जा सकता है। जमींदार सरकार को भू राजस्व देने का उत्तरदायी होता है। धीरे धीरे इस प्रथा में कई दोष उत्पन्न हो गए और किसानों का जिस कारण शोषण किया जाने लगा, अतः इस प्रथा का उन्मूलन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 40% जमीन इस प्रणाली के अंतर्गत थी। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों में कानून बनाए जाने लगे और सबसे पहला कानून बिहार में 1950 में पास हुआ। इसके पश्चात 1952 में उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया। अब लगभग सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। सेकंड मेन लैंड रिफॉर्म इज काश्तकारी प्रथा में सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का स्वामी भूमि को खुद काश्त नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति को लगान पर जोतने के लिए भूमि दे देता है। उस व्यक्ति को काश्तकार, टेनेंट कहते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत भारत की लगभग 40% कृषि आती है। इसमें भी मुख्य सुधार किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। यह कुल उपज का 1/4 से 1/5 भाग तक हो सकती है। काश्तकारों को गैर कानूनी तरीकों से बेदखल नहीं किया जा सकता। काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनने का अधिकार दिया गया है। काश्तकार को जब भूमि छोड़ना पड़ती है तो उसे भूमि पर किए गए सुधार जैसे कुएं खुदवाने आदि का मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक विपत्तियों के समय जब सरकार भूस्वामियों के भू राजस्व माफ कर देती है तो काश्तकार का लगान भी माफ करना जरूरी है। काश्तकार से बेगार, अनुचित चंदे या उपहार प्राप्त करना गैर कानूनी घोषित किया गया है। यदि किसी काश्तकार ने पूरा लगान नहीं दिया हो तो उसके पशु, औजार आदि की कुर्की नहीं की जा सकती। अगला मुख्य भूमि सुधार है भूमि की उच्चतम सीमा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। भूमि की उच्चतम सीमा का अर्थ है कि एक व्यक्ति या परिवार अधिक से अधिक कितनी खेती योग्य भूमि का स्वामी हो सकता है। उच्चतम सीमा से अधिक भूमि को फालतू भूमि, सरप्लस लैंड घोषित कर दिया जाएगा तथा भूस्वामियों से ले ली जाएगी। उन्हें इसके बदले में मुआवजा दिया जाएगा। भारत में अब तक 73.5 लाख हेक्टेयर भूमि को आधिक्य भूमि घोषित किया गया है। इसमें से सरकार ने 64.97 लाख हेक्टेयर भूमि वास्तव में प्राप्त की है। 57.46 लाख भूमिहीन किसानों में 54.03 लाख हेक्टेयर भूमि का वितरण किया जा चुका है। अगला मुख्य भूमि सुधार चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। भारत में किसानों के खेत छोटे छोटे और इधर उधर बिखरे हुए हैं। जब तक खेतों का आकार उचित नहीं होता किसान अपने साधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं कर पाता। इसलिए खेती की उन्नति के लिए चकबंदी को अपनाया गया। चकबंदी से अभिप्राय कई छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को एक या दो बड़े खेतों में परिणित करना है। अगला मुख्य भूमि सुधार है सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी खेती से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है लेकिन कृषि संबंधी कार्य अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। जो लाभ होता है वह आपस में बांट लिया जाता है। और जो अंतिम मुख्य भूमि सुधार है वो है भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड, अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड की भूमि सुधारों को लागू करने तथा कृषि साख संबंधी निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। सारे देश में भूमि के स्वामित्व, काश्तकारी के अधिकार, उपज में हिस्सेदारी आदि से संबंधित रिकॉर्ड के व्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रबंध किया जा रहा है।
तो ये थे मुख्य भूमि सुधार। आज के लिए बस इतना ही। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्कशीट कार्यपत्रिका दी गई है, आप इसको कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नई कृषि संबंधी रणनीति, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति के प्रभाव। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।